प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन मॉडल पेपर लेकर आए हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सभी राज्यों के लिए ये मॉडल पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसको आप कॉपी पर नोट करके याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस है। ऑप्शंस हैं CO2, SO2, NO2, H2S। तो अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 भी कहा जाता है। तो रासायनिक सूत्र भी आप याद रखेंगे और रासायनिक नाम दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है। पंख को विघटित कर जैव गैस यानी बायोगैस बनाते हैं। कौन है जो पंख यानी जो कूड़ा करकट आपका होता है, गोबर वगैरह होता है, इसको विघटित करके बायोगैस के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं खमीर, वायुजीवी जीवाणु, अवायवीय जीवाणु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवायवीय जीवाणु। 38 नंबर प्रश्न है। कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, पट्टिकाणु कोशिका जिसे प्लेटलेट्स कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल ही होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न है। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली या आणविक झिल्ली। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा झिल्ली। इसके अलावा अगर पूछे पादप कोशिका की बाहरी परत कौन सी है, तो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका से की सबसे बाहरी वाली परत। 40 नंबर प्रश्न है। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। 41 नंबर क्वेश्चन है। पित्त उत्पन्न होता है, अर्थात पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शंस हैं पित्ताशय में, यकृत में, रक्त में या प्लीहा में। तो पित्त रस उत्पन्न होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। और ये पित्त रस का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन इकट्ठा होता है पित्ताशय में, यानी संग्रह कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में होता है। 42 नंबर प्रश्न है। शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है। हृदय, फेफड़े, यकृत या अग्न्याशय। तो शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है तो हो जाएगा फेफड़े। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 43 नंबर प्रश्न है। आलू में वानस्पतिक प्रसार होता है, पत्ती में, तना में, जड़ में या बीज में। तो वानस्पतिक प्रसार अर्थात आलू जो है, आलू का कौन सा भाग हो जाता है जो प्रसार अर्थात फूल जाता है? तो ये तना होता है। आलू एक प्रकार का तना होता है, ध्यान रखेंगे। मूली है, गाजर है, जड़ें होती हैं। और तना के रूप में प्याज, लहसुन और आलू, ध्यान रखेंगे। 44 नंबर प्रश्न है। अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं। बालू में, ह्यूमस में, अकार्बनिक कचरे में या मिट्टी में। तो अपघटक क्या होते हैं? ये ह्यूमस में जो है बदल देते हैं पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को। 45 नंबर प्रश्न है। हाइड्रा प्रजनन करता है विखंडन विधि से, मुकुलन विधि से, बीजाणु गठन से या द्विखंडन से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये कल के प्रैक्टिस सेट में भी देखा गया था, प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 46 नंबर प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार प्रश्न पूछा गया है। दाब है, तो दाब का जो फार्मूला होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है? हवा, जल, लोहा या निर्वात। तो ध्वनि का संचरण
निर्वात में नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इसके अलावा ध्वनि का संचरण सबसे तेज गति से होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में, और बिल्कुल भी आपका संचरण नहीं होता तो निर्वात में। जहाँ पर जो है वायु नहीं होती है उसे निर्वात कहते हैं, और जहाँ पर वायु नहीं होती वहाँ पर ध्वनि का गमन नहीं होता है, अर्थात ध्वनि जो है नहीं गमन कर सकती है, चल नहीं सकती। 48 नंबर प्रश्न है, वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाले दर्पण हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 49 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने को कहते हैं अपवर्तन, प्रतिबिंब, फैलाव या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है ना, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, और ऐसा ऑप्शन तो किसी में दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ध्यान रखेंगे। 50 नंबर प्रश्न है, किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और जिंक। तो धातुओं को पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस ये अधातुएं दी गई हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक। 51 नंबर प्रश्न है, रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है कोकून से, प्यूपा से, अंडा से या इनमें से कोई नहीं। तो रेशम का धागा बच्चों प्राप्त किया जाता है कोकून से। एक कोकून से लगभग 10 से लेकर 15,000 किलोमीटर लंबा धागा बनाया जा सकता है। 52 नंबर प्रश्न कहता है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं शुक्र, मंगल, बृहस्पति या बुध। तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। मंगल ग्रह को मार्स जो है प्लेनेट कहा जाता है या लाल ग्रह कहते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह होता है और ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 53 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 23 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व जल दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी 22 मार्च का दिन जो है वो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 अप्रैल भी आपको ध्यान रखना है, 22 अप्रैल आपको जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है वायुमंडल में। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। 21% ऑक्सीजन और 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। 55 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है प्रदूषण, सही है। विश्व उष्णन, सही है। जलवायु परिवर्तन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर बच्चों प्रश्न है, अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यही आपका सही आंसर है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको आप N2O कहा जाता है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो ये दोनों गैस मिल करके अम्ल वर्षा करती हैं, और अम्ल वर्षा को जो है मार्बल कैंसर कहा जाता है ना। 57 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है कौन सा है, विषाणु, फफूंद, शैवाल या ये सभी। तो शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, शैवाल हरे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं और बारिश लाती हैं, तो क्या कहते हैं, आंधी, मानसून, चक्रवात या इनमें से कोई नहीं। तो ये मानसून के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, किस उपकरण से
भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? रिक्टर पैमाना, भूकंप लेखी उपकरण, बहुलिपिक यंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो भूकंप लेखी यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और रिक्टर पैमाना होता है। अगर पैमाने की बात करेगा तो रिक्टर पैमाना। 60 नंबर बच्चों प्रश्न है, इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं? तो सबसे ज़्यादा खनिज जो होते हैं ये संस्तर बी में पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, रबी फसल की कटाई की जाती है? रबी की फसलें, खरीफ और जायद की फसलों के बारे में सामान्य जानकारी आपको लेना ज़रूरी है। रबी की जो फसलें होती हैं वो नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जैसे गेहूं आपका है, सरसों, मटर, चना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं फसलें होती हैं और रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। और धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब आपके खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, वह पुस्तक जो सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्लू डाटा बुक, वाइट डाटा रिकॉर्ड, रेड डाटा पुस्तक या रेड डाटा रिकॉर्ड। तो इसमें होता है बच्चों रेड डाटा पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन्स का स्राव होता है? यानी अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, चालन ऊर्जा के अंतरण की प्रक्रिया होती है? चालन के माध्यम से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? तरल में, ठोस में, वायु में, निर्वात में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठोस में चालन विधि द्वारा, और तरल यानी द्रव में जो होता है वो संवहन विधि द्वारा, और वायु में विकिरण विधि द्वारा। तो इसको ध्यान रखेंगे। 65 नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग को रोकने के लिए एक विधि है, क्रिस्टलीकरण, अवसादन, यशद लेपन या इनमें से कोई नहीं? तो ये यशद लेपन होता है जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न, कल के वीडियो में भी ये प्रश्न आया था, इम्पोर्टेंट है, गति की मूल इकाई क्या है? तो सही उत्तर क्या है आप लोग 66 नंबर का राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको ये इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो कल का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिएगा। 67 नंबर प्रश्न है, एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है? पदार्थ पर, लंबाई पर, मोटाई पर या उपरोक्त सभी पर? तो सभी पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर बच्चों प्रश्न है, निम्न में कौन सा गैर जैव है? गैर जैव कौन सा है? कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी या प्लास्टिक? तो ये बच्चों है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? गैर जैव होता है। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका स्नेहक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो जिसका नहीं किया जाता है उसको ध्यान से देखिएगा, कौन सा स्नेहक के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। साबुन का घोल, ग्रीस, गंधक का पाउडर या फिर ग्रेफाइट? तो इसमें बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट आपका सही आंसर हो जाएगा। गंधक का पाउडर स्नेहक के रूप में या चिकनेपन लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रीस का भी प्रयोग किया जाता है और साबुन का घोल का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, लोहे की वस्तुओं के क्षरण को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? विद्युत अपघटन, परिष्करण, विद्युत लेपन या धातुकर्म? तो लोहे की वस्तुओं को क्षरण से बचाने के लिए विद्युत लेपन का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वही चीज़ है, या यशद लेपन इसको कहते हैं, या इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। तो ये बच्चों आपके रहे 35 प्रश्न विज्ञान के। इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपने ज़िले और राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, और इससे हमको पता चल जाएगी कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो देखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।